Good morning students, welcome to DSCG Tele classes. Myself Neeraj Sharma, teacher from district Doda. In this today's session, we will conclude this chapter number 7 of 10th class, that is outcomes of democracy. In the first part, we covered two expected outcomes of democracy, and in this session we will complete the next 3 expected outcomes of डेमोक्रेसी. तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स की हमने बात की थी लास्ट सेशन में भी कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी से हमको ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए. बट जब हम डेमोक्रेसी को पढ़ रहे थे 9th क्लास से लेके 10th तक, तो हमने डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स के बारे में समझा था, जिनमें ऐसा था कि डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्लेम करती है. राइट, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे हम वहीं कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है. नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी जो है वो इक्वलिटी प्रमोट करती है, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स प्रमोट करती है, क्वालिटी डिसीजंस डेमोक्रेटिक सेटअप में लिए जाते हैं. तो इन सभी फीचर्स के बिना पे डेमोक्रेसी से कुछ उम्मीदें लगाई जाती हैं. राइट, उनको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम्स. और फिर इस चैप्टर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम डेमोक्रेसी की सभी एक्सपेक्टेड आउटकम्स का एनालिसिस करें और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि क्या सभी एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो हैं वो इन रियलिटी पॉसिबल हैं, क्या वो रिज़ल्ट्स डेमोक्रेसी देती है या नहीं देती है. राइट, तो लास्ट सेशन में हमने जो फर्स्ट आउटकम था हमारा अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इस पर हमने बात की. अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. और इसमें हमने ये पाया कि इसमें डेमोक्रेसी बहुत हद तक कामयाब हुई है. अगर ये एक एक्सपेक्टेड आउटकम है तो नो डाउट डेमोक्रेसी इसमें कहीं भी फेल नहीं हुई है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट देने में, एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट देने में, राइट, और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट देने में. बट द गवर्नमेंट्स की जो कामकाज है वो वेरी करता है फ्रॉम वन डेमोक्रेसी टू अदर डेमोक्रेसी. देन द नेक्स्ट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये भी सिटीजन्स एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो. तो जब इसका हमने लास्ट सेशन में एनालिसिस किया तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसमें डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेटिक रिजीम से स्लाइटली पीछे है इकोनॉमिक ग्रोथ में. बट फिर इसका निष्कर्ष हमने ये निकाला था कि सिर्फ इस एक वीकनेस की वजह से डेमोक्रेसी को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज़ डेमोक्रेसी की और जो बहुत सारी खूबियां हैं वो इस कमी को पूरा कर देती हैं. और इसमें हमने ये भी कंक्लूजन ड्रा किया था कि ये फेयर भी नहीं है कि हम डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की उम्मीद लगाएं, बिकॉज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन साइज़ क्या है, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं. राइट, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स दूसरे भी. तो चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट आउटकम है उस पर हम डिस्कस करते हैं, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी से आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रेफर्स टू डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम. तो सारी दुनिया के डेमोक्रेटिक रिजीम्स में क्या है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है. अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं. तो इसमें डेमोक्रेसी का क्या रोल है, दैट इज़ अ क्वेश्चन, और उसी पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं. तो जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक तरफ बहुत सारे लोग जो हैं उनका वेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक जो वेल्थ है उसको लेके, और एक साइड पे एक अमीर आदमी का इनके बराबर होता है.
तो इसको हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ल्ड के जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं उन पे उनका डेटा लिया गया है ये। और इसमें क्या है कि सबसे पहले है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो टॉप 20% अमीर लोग हैं वो नेशनल इनकम का 64.8% शेयर लेते हैं, राइट। और जो साउथ अफ्रीका में बॉटम के 20% लोग हैं वो नेशनल इनकम का 2.9% शेयर सिर्फ ले पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है, इनइक्वालिटी है, डिस्पैरिटी है, कि अमीर लोग कितना बड़ा शेयर ले जाते हैं नेशनल इनकम का, और जो बॉटम के लोग हैं वो 20% लोग हैं वो सिर्फ 2.9% शेयर ही ले पाते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील की भी एग्जांपल ली गई यहाँ पे। तो ब्राज़ील में जो टॉप के 20% लोग हैं रिच, वो नेशनल इनकम का 63% शेयर कंज्यूम करते हैं, और जो बॉटम के 20% हैं उनके लिए 2.6% शेयर ही रहता है। सिमिलरली इन रशिया 53.7% फॉर टॉप 20% and 4.4% for bottom 20%. In US 50% for top 20% pupil and 4% for bottom 20% pupil. यूनाइटेड किंगडम में भी ये आंकड़े ठीक नहीं हैं। डेनमार्क में जो टॉप के 20% लोग हैं वो 34.5% शेयर नेशनल इनकम का लेते हैं, और जो बॉटम के 20% लोग हैं वो 9.6% शेयर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिस्पैरिटी बहुत हद तक कम हुई जैसे जैसे हम इस टेबल में नीचे नीचे आ रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका का अगर हम कंपैरिजन डेनमार्क के साथ करें तो यहाँ पे 10% के आसपास गरीब लोगों का शेयर है नेशनल इनकम में, और 35% के आसपास अमीर लोगों का वो है, जो कोई ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। एंड इन हंगरी 34.4% फॉर टॉप 20% एंड 10% फॉर बॉटम 20%। तो दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा नहीं है, बट रेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजीम्स में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी डेमोक्रेसी से, तो इस डेटा के आधार पे हम उसका एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, सिंस डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, सो इट कैन इफ़ेक्ट इकोनॉमी इनडायरेक्टली थ्रू पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। ये हमने पीछे वाले सेशन में भी इस बात को हमने समझा था कि इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ डेमोक्रेसी ही जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, राइट। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी इंश्योर करती है, सोशल इक्वलिटी इंश्योर करती है, बट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी में डेमोक्रेसी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। दैट इज़ वाई इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म नहीं कर पाया है उन्होंने, ये एडमिट किया जाता है। और ये जो एक्सपेक्टेड आउटकम है डेमोक्रेसी का, इसमें डेमोक्रेसी किसी ज़्यादा हद तक हम नहीं कह सकते हैं कि कामयाब हुई है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, बट जितनी सी एक्सपेक्टेशन है उसमें भी डेमोक्रेसी फेल हुई है, अभी कामयाब नहीं हुई है। और इसका कारण क्या है कि क्यों डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं कर पाई अभी तक, उसका कारण ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्टली कंसर्न है ही नहीं इकोनॉमिक चेंजेस के लिए। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल चेंजेस के लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है, सोशल चेंजेस के लिए है, और उनके माध्यम से जो इकोनॉमिक चेंजेस आती हैं वैसे पॉसिबल है, अदरवाइज़ डायरेक्टली डेमोक्रेसी इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही है, राइट।
तो ये हमने एक असेसमेंट की। देन ओवरऑल वी कांट से डेमोक्रेसी इज़ ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कोई गारंटी नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, राइट। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन हम डेमोक्रेसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो आपके डिक्टेटरशिप वाले रिजीम्स हैं उनसे वो ज़्यादा पीछे न रहे, राइट। इट्स आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी दैट वी एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो आप देखिए कि लास्ट सेशन में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की इसमें कुछ वीक पॉइंट्स हैं, बट बावजूद उसके डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पूरी दुनिया में, राइट। सभी कंट्रीज़ क्लेम करती हैं कि अब हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हो गई हैं। तो वाई दे नीड टू क्लेम दैट दे आर गोइंग टू आर बिकमिंग द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़? बिकॉज डेमोक्रेटिक सेटअप को बहुत हाईली रेट किया जाता है इन मॉडर्न सोसाइटीज़ में, राइट। तो इसलिए भी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत फैसिनेशन है और उसके चलते हमारी डेमोक्रेसी से कुछ ज़्यादा उम्मीदें बन जाती हैं। बट उसमें हमने ध्यान ये रखना है कि कुछ फेयर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, तो अनफेयर एक्सपेक्टेशंस से हम डेमोरलाइज ही होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम है डेमोक्रेसी से वो है कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज़। क्या सोशल डाइवर्सिटीज़ को डेमोक्रेटिक सेटअप में एकोमोडेट किया जाता है? सक्सेसफुल उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रहती हैं या नहीं रहती है? तो आपने देखा होगा एग्जांपल यहाँ पे ली हमने बेल्जियम की, राइट। डाइवर्सिटी इन बेल्जियम, और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इस चीज़ को डिटेल में समझा था कि बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है, हरियाणा के एरिया के जितना एरिया है, थोड़ा बड़ा होगा पॉपुलेशन में भी। तो वहाँ पे जो डाइवर्सिटीज़ हैं वो बहुत यूनिक वहाँ पे कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे आप देखिए कि दो रीजन्स मेन है, एक ये येलो रीजन है और एक ये रेडिश वाला रीजन है। तो ये जो आपका येलो रीजन है यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं पूरी कंट्री में, और जिनकी पॉपुलेशन होल कंट्री में कितनी है 59%। तो इससे आप कह सकते हैं कि डच स्पीकिंग लोगों की जो पॉपुलेशन है बेल्जियम में वो है 59%, राइट। फिर एक और रीजन है वलोना रीजन। वलोना रीजन में जो ये येलोइश रीजन है इसमें फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, जिनकी पॉपुलेशन कंट्री में 40% के आसपास है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इन होल कंट्री में डच स्पीकिंग लोगों की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। बट जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है, जो बीच में आप डॉट देख रहे हैं ब्राउन में, वहाँ पे डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं और वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, राइट। इस जगह का नाम है ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है। अब इसके कारण इन लोगों में भी इंडिफरेंसेस आ गए, और इंडिफरेंसेस आने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती थी। फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट्स थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने इंटरवीन किया, और उनकी इंटरवेंशन से क्या हुआ? उनकी इंटरवेंशन से ऐसा हुआ कि उन्होंने सभी को बहुत एफिशिएंटली एकोमोडेट किया थ्रू पावर शेयरिंग, राइट। उन्होंने जो डच स्पीकिंग लोग जो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे बट ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे, तो उन्होंने उनको वहाँ पे भी बराबर रिप्रेजेंटेशन दी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में, राइट। कानून बना के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके। और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे जो ब्रुसेल्स में कैपिटल सिटी में वो मेजॉरिटी में थे, बट रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो माइनॉरिटी में थे, तो उनको यूनियन गवर्नमेंट में भी बराबर रिप्रेजेंटेशन दी। तो उन्होंने बहुत एफिशिएंटली पावर्स को शेयर किया, और एक कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होने से कंट्री को बचा लिया।
जो आगे जाके बहुत डेंजरस हो सकता था। इसके कंपैरेटिवली हमने एक और एग्जांपल पढ़ी थी श्रीलंका की, राइट। तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई थी, सिर्फ एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट किया गया था, तो उसके कारण वहाँ पे सिविल वॉर हुई थी, बहुत जान और माल का नुकसान वहाँ पे हुआ था। बट बेल्जियम ने उस चीज़ को एकोमोडेट किया था। तो यहाँ से इस केस स्टडी के आधार पे आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हुई है जब कभी हमने एकोमोडेशन की बात की है, सोशल डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट करने की, राइट। तो इसमें आप इंडिया की एग्जांपल भी देख सकते हैं कि कितने अलग अलग धर्म जाति के लोग भारत में रहते हैं, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, और सभी को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी के लिए बराबर हक दे के रखे हैं। इवन की स्पेशल प्रोविजंस हैं जो बैकवर्ड और वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए, ताकि उनको भी एट पार रखा जा सके जो बाकी जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो दैट इज़ हाउ द डेमोक्रेसीज एकोमोडेट द डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ इन अ कंट्री। तो इसकी असेसमेंट करते हैं हम। इट इज़ अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस लाइफ। ये बहुत फेयर एक्सपेक्टेशन है। डेमोक्रेसी रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग डिफरेंट ग्रुप्स। तो अलग अलग ग्रुप्स जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी उनकी टेंशन को ख़त्म करने में सक्षम होती है, बिकॉज अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट्स की, प्रोविजंस की सभी की डिमांड्स को एकोमोडेट किया जा सकता है, राइट। बिकॉज वहाँ पे एक डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस का प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है, जो डिक्टेटरशिप वाले रिजीम्स में पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ पे सप्रेस करके लोगों को उनकी आवाज़ बंद की जाती है, बट डेमोक्रेटिक सेटअप में उसको उसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट्स करके जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स होती हैं उनको पूरा किया जाता है। तो उस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को जो है ख़त्म किया जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वाज एमिकेबली रिजॉल्व्ड विद एफिशिएंट पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। सो ये हमने अभी देखा, डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद माइनॉरिटी। तो ये कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का कि रूल बाय मेजॉरिटी तो है, बट ऑन द अदर हैंड जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी एकोमोडेट करना है, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, और उनकी भी इक्वल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस की में अमेंडमेंट करके अच्छे कानून लाए जा सकते हैं, और ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस में हैं दुनिया के विभिन्न देशों में जहाँ पर डेमोक्रेसी है। और जब डेमोक्रेसी का गलत यूज़ होने लगता है, मिसयूज़ होने लगता है, राइट टू फ्रीडम का जब मिसयूज़ होने लगता है, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, तो फिर रिवर्स गियर में आ जाते हैं और डेमोक्रेसी जो है वो बदल सकती है और वो एक डिक्टेटरशिप वाली फॉर्म भी ले सकती है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है डेमोक्रेसी से, वो है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कितनी सिटीजन्स की डिग्निटी को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है, और वहाँ पे सिटीजन्स की फ्रीडम जो है वो होती है। ये हम उम्मीद लगाते हैं कि ऐसा होता है। तो इन रियलिटी क्या होता है, दिस इज़ अनदर फेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट हैज़ सक्सेसफुली मैनेज टू मेंटेन इट। ये भी एक फेयर एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी का, और इसमें डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है, बिकॉज़ डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए सिटीजन्स की कुछ इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। तो जब आप सिटीजन्स को राइट टू वोट देते हैं, जब आप उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के राइट्स देते हैं, जब आप उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने के राइट्स देते हैं, तो उससे उनका स्टेटस, उनकी डिग्निटी वो एकदम से मेंटेन बढ़ जाती है, और कानूनी
प्रोविज़न से उसको मेंटेन रखा जाता है। तो इसमें डेमोक्रेसी बहुत हद तक कामयाब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड इट एज द बेसिक प्रिंसिपल। और जो दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उन सब में ये चीज़ ऑलमोस्ट अब कॉमन हो चुकी है कि बाकी डेमोक्रेसी के फीचर्स वहाँ हों या ना हों, बट ये वाला फीचर वहाँ पे आ चुका है कि वहाँ पे एक डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस वाला प्रोसीजर जो है वो आम है। लोग सड़कों पे आ जाते हैं अगर उनको लगता है कि कानून ने कोई गलत कानून बना लिया तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। ये सभी देशों में आपको देखने को कॉमन मिलेगा एक्सेप्ट दोज विच आर अंडर द डिक्टेटरशिप, राइट। वन थिंग ये कॉमन, दूसरी क्या कॉमन चीज़ है कि इलेक्शंस की प्रक्रिया में अभी सभी कंट्रीज़ जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। राइट टू वोट एक्सटेंड किया जा रहा है, इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन जो है वो उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को संभव किया जा रहा है। बट भारत इसमें सबसे आगे है इलेक्शंस कंडक्ट कराने के मसले में। इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शंस करना जो है उसके हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि भारत में बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और 18 साल के से ऊपर के सभी लोगों को राइट टू वोट है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्टर, राइट। तो सभी दुनिया के डिफरेंट डेमोक्रेसीज़ ने इसको एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया है। इन डेमोक्रेसीज द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन एंड अदर पुअर सेक्शन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड इज़ एक्सेप्टेबल लीगली विच इज़ नॉट द केस ऑफ नॉन डेमोक्रेसीज। तो वुमेन को एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है इलेक्शंस में ताकि वो भी एलाइनेटेड ना रहें, वो भी डिप्रेस्ड ना रहें। उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये प्रोविजंस लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो वीकर सेक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को संभव करने के लिए रिजर्वेशंस रखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। सो दैट इज़ हाउ देयर डिग्निटी इज़ बीइंग मेंटेन्ड। तो आप देख सकते हैं कि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया है सोसाइटी के अंदर कि एक तो सिटीजन्स जो हैं वो एकदम से गवर्नमेंट के किसी भी गलत रिएक्शन पे, उनके किसी गलत एक्शन पे एकदम से रिएक्ट भी करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो लोगों में जब डेमोक्रेसी ही है तभी वो ऐसी बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं था। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि डिक्टेटरशिप में ऐसी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे आप क्लेम ही नहीं कर सकते। तो बट डेमोक्रेसी में क्या है, मान लीजिए आप प्रोटेस्ट आपने किया, सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, तो फिर भी आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि आप कोर्ट्स के दरवाज़े खटखटा सकते हैं और वहाँ पे उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है आप अपनी बात रख सकते हैं और फिर वहाँ जो है आपकी बात को सुना जाता है और आपको फाइनली जस्टिस मिलता है। तो आप देखिए कि ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की है। इसमें ऐसा है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के सिटीजन्स को अब लगता है कि उनका जो वोट है, जो वो इलेक्शन में कास्ट करते हैं, वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत मैटर करता है। तो ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक्सेप्ट फ्यू पीपल इन पाकिस्तान दे डोंट बिलीव दिस। जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में 65% लोग जो है वो ये मानते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में 66% हैं, इंडिया में 67% लोग ये मानते हैं, नेपाल में 75%, पाकिस्तान में सिर्फ 50% लोग ऐसा मानते हैं और श्रीलंका में 65% लोग ये मानते हैं कि उनका वोट जो है वो चेंजेस लाता है, इम्पैक्ट उसका पड़ता है सरकार पे, देश पे, आने वाले पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स पे, राइट। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं कि द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। इससे सिटीजन्स की डिग्निटी जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है, राइट।
द मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये भी हमने इस पूरे चैप्टर में हमने ये समझा कि डेमोक्रेसी जो है उसका इम्तिहान जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, इनफैक्ट वो इम्तिहान चलता रहेगा। बिकॉज डेमोक्रेसी की वजह से कोई एक अच्छी चीज़ अगर होती है तो फिर हम दूसरी अच्छी चीज़ की उपेक्षा शुरू करते हैं, फिर हम एक और उपेक्षा करते हैं। तो सिटीजन्स का हर जगह पे इन द वर्ल्ड ओवर जहाँ भी डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो इम्तिहान देती रहेगी और उसका कभी इम्तिहान ख़त्म नहीं होगा, राइट। As people get some benefit of democracy, they ask for more and want democracy to do better. तो डेमोक्रेसी से सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि और अच्छा हो, इससे भी और ज़्यादा अच्छा हो, राइट। Citizens' belief in making a difference through their vote is a great success to democracy. इन मेकिंग ए डिफरेंस थ्रू देयर वोट इज़ ए ग्रेट सक्सेस टू डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी की जब सक्सेस स्टोरी आपको बोलनी होगी तो उसमें आप जो सिटीजन्स की संख्या है जिनको ये लगता है कि डेमोक्रेसी में हमारा वोट करने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वो डेमोक्रेसी की सक्सेस स्टोरी को बयान करता है। उसके अलावा भी डेमोक्रेसी के नाप तोल के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो भारत में अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं, जिसके उदाहरण के तौर पे हमने पहले समझा है कि हर 3 में से 2 इलेक्शन जो हैं वो रूलिंग पार्टीज़ ने यहाँ पे हारे हैं, राइट। सो वहाँ से खुद ही समझ आता है कि इलेक्शंस फ्री फेयर हैं, अदरवाइज़ कभी भी रूलिंग पार्टीज़ इलेक्शन लूज़ नहीं करती। जैसे हमने मेक्सिको की एग्जांपल पढ़ी थी कि वहाँ पे भी डेमोक्रेसी थी, फ्री फेयर इलेक्शंस का वो क्लेम करते थे, बट इंडिपेंडेंस से तो 2000 तक 1970 टू 2000 तक वहाँ पे एक ही पार्टी लगातार जीतती रही, राइट। तो ऐसी यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत कम हैं। हालांकि यहाँ पे भी एक ही नेशनल पार्टी ने ज़्यादा देर रूल किया है, बट बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिगिंग ऑफ इलेक्शंस उसमें कोई एक रीज़न था। सो ये हमारे कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम्स थे डेमोक्रेसी के, हमने डिस्कस किए इस पूरे चैप्टर में। और हमने इसमें देखा कि सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हम डेमोक्रेसी से ज़्यादा उम्मीदें न लगाएं, बाकी पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस में डेमोक्रेसी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, राइट। और ये परफॉर्मेंस जो है ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम अलग अलग देशों की बात करते हैं जहाँ पर डेमोक्रेसीज हैं। सो इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हों। थैंक यू वेरी मच।